अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मलिक इमरान और मेरी जो आज की वीडियो है वो स्पेशल F26 वीज़ा वालों के लिए है जो अभी F26 वीज़ा जिनका है और वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, F299 वीज़ा में तब्दील करना चाहते हैं। क्योंकि पहले इस तरह था कि F26 वीज़ा आप ले सकते थे, लेकिन अभी F26 को E74 में ज़म कर दिया गया है। तो उसके बाद अभी जो F26 वीज़ा वाले हैं वो F299 में कैसे तब्दील करेंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं वो आज तमाम वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि F26 वीज़ा 1 अक्टूबर 2019 के बाद E74 में ज़म कर दिया गया है और अब आप अपना F26 वीज़ा है वो F299 में तब्दील कर सकते हैं। पहले मैंने वीडियो ये बनाई थी कि आप E74 से F299 वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आज की वीडियो है ये इसलिए ज़रूरी है कि जो E74 की और F26 वीज़ा होल्डर की दोनों का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंस है। जो F26 वाले हैं और E74 वाले हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया वो अलग अलग है। तो आज इसमें वीडियो में F26 वालों के लिए तमाम जो क्राइटेरिया वो बताऊंगा और इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, शार्ट प्रोसीजर है। और अगर आप कोरिया से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरे इल्म में है या जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए वो ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। F299 वीज़ा क्राइटेरिया फॉर F26 वीज़ा होल्डर्स। इस वीडियो में F299 वीज़ा का मैं मुकम्मल क्राइटेरिया बताऊंगा जो F26 वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ F299 visa. F299 visa is a long-term residence visa which allows additional works and runs his her own business if he/she maintains his or current working field. F299 visa एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा है, लंबे अरसे तक यहाँ पे रह सकते हैं और ये वीज़ा आपको इजाफी काम करने की इजाज़त देता है कि आप फैक्ट्री में काम करने के बाद भी एडिशनल काम आप कर सकते हैं, इजाफी काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अपना बिजनेस भी चला सकते हैं और जो आपकी करंट जो वर्किंग फील्ड है उसे भी आप मेंटेन रखते हैं, तो आप बिजनेस भी अपना कर सकते हैं और वीकेंड में आप कुछ काम करना चाहते हैं अगर तो वो भी कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर F299 वीज़ा फ्रॉम F26 वीज़ा। जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं F299 वीज़ा की F26 वीज़ा से वो डिस्कस आज करते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट है 2 years एवरेज इनकम। जो 2 साल की आपकी एवरेज पे है वो तकरीबन 3,63,63,000 वॉन होनी चाहिए। 2 साल की जो एवरेज पे आपकी होनी चाहिए वो 3,63,63,000 वॉन होनी चाहिए। एप्लीकेंट shall submit previous 2 years income certificate और withholding tax certificate। जो ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इनको मैं आखिर में बताऊंगा कि कोरियन में इनको क्या कहते हैं और कहाँ से आप ये ले सकते हैं और कहाँ से ये बनवा सकते हैं। If your application will be submitted in 2020 so you will need 2018 and 2019 income certificate और withholding tax certificate। अगर आप 2020 में अप्लाई करते हैं तो 2018 और 2019 को आपको 2019 की आपको इनकम सर्टिफिकेट और जो विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। सेकंड पॉइंट है सेविंग। जो आपकी सेविंग होनी चाहिए वो 20 मिलियन वॉन तकरीबन 2 करोड़ वॉन होनी चाहिए और वो 1 साल की होनी चाहिए, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा हो 1 साल से कम ना हो। और वो तकरीबन 2 करोड़ वॉन बनती है या 2 करोड़ से ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 करोड़ वॉन से कम ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं कोरियन में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
और मैं यहाँ पे एक और बात आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताता चलूँ कि कुछ लोग, तकरीबन सारे दोस्त जो पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, जिन्होंने वीज़ा E9 से E74 चेंज करना हो या F26 से F299 चेंज करना हो या E74 से F27 करना हो, तो वो जो लॉयर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं और वकील उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे बटोर लेते हैं। किसी से 20 लाख वॉन, किसी से 30 लाख वॉन ले लेते हैं। तो कोशिश करें वकीलों से बचें और जो एजेंट्स वगैरह हैं उनसे बचें। अगर आपने किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो उस पर सर्च करें, पहले खुद से सर्च करने के बाद आप किसी भी जो नज़दीक आपका इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पर जाकर उनसे आप डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो आपको एक पेपर निकाल के दे देंगे और उस पर मार्क कर देंगे कि ये पॉइंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए और ये आप बनवा सकते हैं। तो आप ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बैंक से या फैक्ट्री से बनवाने होते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, बस थोड़ा ये होता है कि दो चक्कर लगाना पड़ते हैं और जो वकील हैं वो खामखा आपसे 20-30 लाख वॉन ले लेते हैं। तो उससे बचें, कोशिश करें। और अगर आपको किसी भी वीज़ा के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर कर सकते हैं या मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो मेरे लायक है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं वो ज़रूर आपको दूंगा। और चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को कि कोरियन में डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट है येगम जिंगम्योंग सो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये 20 मिलियन वॉन फॉर 1 ईयर। 2 करोड़ वॉन का जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये आपको बैंक से लेना होगा। जो आपने सेविंग की होगी 2 करोड़ वॉन बैंक में, जो आपने पैसे जमा कराए होंगे, तो ये स्टेटमेंट वो वहाँ से आप ले सकते हैं बैंक से। उसे येगम जिंगम्योंग सो कहते हैं। और वो आप जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, यहाँ पे आपने सेविंग की हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। सेकंड है छेजिक चिंगम्योंग सो। छेजिक चिंगम्योंग सो इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपने बनवाना है ये आपने अपनी फैक्ट्री से बनवाना है, आपको फैक्ट्री ओनर बना कर देगा। छेजिक चिंगम्योंग सो इसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन है क्षंगनुक चिंगम्योंग सो। क्षंगनुक चिंगम्योंग सो कैरियर सर्टिफिकेट इसे कहते हैं। और ये भी आपको अपनी फैक्ट्री से बनवाना होता है, आपको अपना फैक्ट्री जो ऑनर है वो बना के देगा। और फोर्थ वन है फ्योजन खुल्लो खेयाक सो, इसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्योजन खुल्लो खेयाक सो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपके पास पहले से मौजूद होगा। जो जब भी आप आते हैं यहाँ पे मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आपके पास मौजूद होगा। अगर नहीं है तो आप मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बाकायदा वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको ओरिजिनल चाहिए होगा वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर है शिरियोजी उपजिंग सोरियो रियो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेजिडेंस। शिरियोजी उपजिंग सोरियो रियो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेजिडेंस है। और ये आपको जहाँ पे आपकी रेजिडेंस है, अगर आपकी कंपनी में रेजिडेंस है तो आप कंपनी मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रेजिडेंस का साल का करें, 2 साल का करें, 3 साल का करें, जितने लंबे अरसे का होगा इतना बेहतर होगा। उसके बाद अगर कंपनी के बाहर आप रहायश रखते हैं तो अपार्टमेंट है या किसी भी जगह पे आप रहायश रखते हैं तो आपका एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ होगा, तो वो आपने एग्रीमेंट वहाँ पे देना होगा। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे और ये आसानी से मिल जाते हैं। या तो आपको बैंक से मिल जाते हैं और या तो आपको अपनी फैक्ट्री से मिल जाते हैं। और अगर आपको जो आपने टैक्स पे किया होता है उसकी अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है, टैक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से भी। तो अपनी फैक्ट्री से ही पता कर सकते हैं, वो आपको गाइडलाइन कर देंगे कि आपने कहाँ जाना है। और आपके नज़दीक जो टैक्स ऑफिस है जहाँ पे आप टैक्स पे करते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बस इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सैलरी का रिकॉर्ड वगैरह भी कंपनी से मिल जाता है। उसके बाद तकरीबन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फैक्ट्री से मिल जाते हैं या बैंक से मिल जाते हैं आपको। और इतना मुश्किल नहीं है। F26 वीज़ा ऑर्डर के लिए अभी आसान है कि F299 में चेंज कर लें। और जिन दोस्तों का भी F26 वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो वो F299 में कर लें तब्दील, क्योंकि पता नहीं होता कि कब इनका नया रूल आ जाए, कब इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएं। तो बेहतर है अभी जिनका ख़त्म होने वाला है वो चेंज कर लें।
मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।